हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। और फ्रेंड्स, आप एक बात समझ लीजिए, ये जितने भी हिंदी के कंपटीशन एग्जाम है ये सभी में काम आएगा सिलेबस आपका, क्योंकि एंटी यूजीसी नेट का सिलेबस ऐसा इतना डीपली होता है कि ये सारे एग्ज़ाम में अगर आपने इसका कंप्लीट कर लिया है कोर्स, तो आप सारे जितने भी एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी और जितने भी ये एमए के हैं, आप सब क्लियर कर जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, कल मैंने आपको कराया था अलंकार संप्रदाय, आज हम करेंगे फ्रेंड्स रीति संप्रदाय। और रीति संप्रदाय जो है वो वामन का है, इसके प्रतिपादक जो है वो वामन है। और इसका जो ग्रंथ है वामन का वो कौन सा है, वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। ओके फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेना, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बताती हूँ, जो इसकी ग्रंथ है उसमें से पूछा जाता है तो उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और रीति संप्रदाय वामन प्रतिपादक है, इसकी आपको पता लग ही गया होगा। अब जरा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। रीति शब्द, रीति और गुण ये दोनों काव्यांग परस्पर संबंधित है। रीति शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ मार्ग होता है। वैसे फ्रेंड्स, रीति को मार्ग भी कहा है। वामन जो है उन्होंने रीति शब्द की व्युत्पत्ति है रियते गम्यते इति अनेन रीति, अर्थात मार्ग मतलब कि रास्ता जिसके द्वारा गमन किया जाए। काव्य शास्त्र में रीति से, रीति का मतलब क्या होता है कि हमारी रीति ये है, मतलब हमारा जो तरीका हमारा करने का है, मार्ग जो हमारा रास्ता कैसा अपनाते हैं हम, वो तो उसी को रीति कहते हैं। रीति से तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स, काव्य रीति, काव्य मार्ग, काव्य पथ, ये तीनों हैं। अब भारतीय काव्य शास्त्री जो थे रीति शब्द से अभिप्रेरित है, उसको शैली भी कहते हैं फ्रेंड्स। शैली जो इंग्लिश में उसे बोलते हैं स्टाइल, तो रीति को शैली भी कहा जाता है। लेखन प्रक्रिया, लेखन प्रकार आदि सब इसमें क्या आता है, रीति शब्द शैली के रूप में माना जाता है। तो इन शब्दों का पर्यायवाची नहीं है रीति, जो शैली शब्द है वो इसका पर्यायवाची नहीं माना जाएगा रीति का। और वामन से जो पूर्व जितने भी रीति और गुण के जो विषय चर्चा करने वाले थे उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी फ्रेंड्स आगे। वामन से पूर्व जो रीति और गुण, इन दोनों में जो चर्चाएं हुई वो रीति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ वहाँ पर। दांडी ने काव्य मार्ग शब्द का प्रयोग किया उसके लिए। और भरत और दांडी दोनों ने श्लेष प्रसाद समता, सभी को दोनों को मतलब आदि 10-10 गुण गिनाए। श्लेष प्रसाद समता आदि के 10-10 गुण गिनाए, वही वामन ने भी गिनाए। इन तीनों आचार्यों द्वारा इन गुणों के जो लक्षण बताए गए थे वे आपस में प्राय मेल नहीं खाते। वामन ने काव्य के 2 प्रकार बताए थे, वैभव वैधर्व्य और गौड़ीय। वामन ने कितने बताए थे फ्रेंड्स, वैधर्व और गौड़ीय काव्य के 2 प्रकार बताए थे। और दांडी ने भी काव्य मार्ग के 2 भेद बताए थे, वैधर्व और गौड़। ये नोट कर लेना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अंडरलाइन वैसे अपनी बुक में किया भी हुआ है ये आपके लिए, लेकिन मैं आपको इस पैराग्राफ में बता देती हूँ। ये सब आप नोट कर लेना जो बताया गया है। भामा ने और दांडी ने क्या माना है, दांडी ने तो वैधर्व और गौड़ को, और भामा ने वैधर्व और गौड़ीय। और दांडी का जो उक्त मार्ग प्रसंग है ये 10 गुणों का निरूपण किया था इन्होंने। श्लेष आदि 10 गुण वैधर्व मार्ग के प्राण है। इधर वामन ने 3 रीतियाँ मानी, कौन सी फ्रेंड्स, इन दोनों के साथ साथ उन्होंने पांचाली रीति को ही मान लिया। किसने, वामन ने। तो ये सारा मैं अंडरलाइन कर चुकी हूँ, आप चेक कर लेना, इसको अच्छे से कर लेना। वामन के रीति संप्रदाय, रीति सिद्धांत पर तीनों आचार्य हैं, भरत मुनि जो है और भामा दांडी, इन तीनों ने ही मतलब जो आचार्य है इस पर उन्होंने काम किया। इस वामन ने अपने से पूर्ववर्ती आचार्य, मतलब इसके वामन से पहले के आचार्य है, तो इन्हीं तीनों आचार्यों का इन्होंने वो किया, मतलब इन्हीं का प्रभाव उन पर था वामन पर। वामन ने अपने से पूर्ववर्ती आचार्य से पारिभाषिक शब्द भले ही लिए हैं पर इनकी रीति निजी है।
उन आचार्यों की धारणाओं से मेल नहीं खाता। वामन का मतलब खुद का है रीति सिद्धांत, ये उन्होंने विचार अवश्य लिए हैं, लेकिन इनका खुद का ही है ये संप्रदाय जो इन्होंने प्रवर्तक हैं इसके वामन, इसलिए तो इनको प्रवर्तक कहा गया है। वामन के पश्चात इस विषय पर आनंदवर्धन ने भी बताया और आलोक ने भी, तो मम्मट और विश्वनाथ ने इस विषय पर प्रकाश डाला इन सब ने। और वामन सम्मत रीति और गुण, वामन के अनुसार आप ये आप नोट कर लीजिए, जो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, इनके टॉपिक जो है, जैसे वामन ने कहा है रीति का लक्ष्य, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें यह विशेषता गुणों के समावेश आती है। विशेषो गुणात्मा, उनके अनुसार गुण कहते हैं काव्य के शोभा कारक धर्म को काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये कहा गया है। ये सारा देख लीजिए, इसी पैराग्राफ में है ये, इस पैराग्राफ को अच्छे से स्टडी करना। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में कहा है इन्होंने, काव्य का यह शोभा कारण धर्म शब्दगत भी है और अर्थगत भी। इसमें इन दोनों ने मतलब वामन ने जो है शब्द और अर्थ दोनों के 10-10 कहा है कि दोनों 10-10 है। गुण और अलंकार से संस्कृत शब्दार्थ को यो गौण रूप से भले ही शब्दार्थ को काव्य कह दिया जाए, काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ अर्थो वर्तते भवत्या तु शब्दार्थ मात्र वचनो अत्र गृहते। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। अब आप ये देखिए, गौड़िया जो ये रीतियाँ जो है वो 3 है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो जो गौड़िया है उसके भी 2 है, ओज और कांति, और पांचाली के भी 2 गुण है, माधुर्य और शोकुमारी है। ओके फ्रेंड्स, तो जो वैदर्भी के सभी गुण रहते हैं इसमें, वैदर्भी में जो सारे गुण रहते हैं 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, केवल 10 शब्द गुण तथा केवल 10 अर्थ गुण, या तो ये रहेंगे, और लेकिन वैदर्भी में सारे गुण रहेंगे। गौड़िया में 2 गुण होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, और माधुर्य में भी 2 होते हैं, लेकिन वैदर्भी में सारे गुण आ जाते हैं, और शब्द और अर्थ के 10-10 गुण होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। अब इसमें जो आगे बताया रीतिया में उन्होंने अपने अपने काव्य गुणों का समझ में ही करा है सबने। और एतासु त्रिशिर्षु रीतिषु रेखा स्वीवेव चित्रम काव्यम प्रतिष्ठितिमिति, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में है ये इनका जो इन्होंने बोला है। वैदर्भी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें सभी गुण विद्वान हैं। वामन सम्मत वैदर्भी रीति सदा असमस्त पदा समास रहिता तो नहीं होती, जब वह समास रहिता होती है तो उसे सुधा वैदर्भी कहा जाता है। समास प्रयोग के आधार पर वैदर्भी को असम्मत पदा अथवा समास रहिता कहा गया है। गौड़िय को उद्भट पदा तथा समास बहला और पांचाली को कोमल पदा कहा गया है। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है रीति मतलब वामन ने 3 गुण कहे हैं रीति के, 3 भेद, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। अब वामन सम्मत रीति उस पद रचना को कहते हैं जो गुणों से युक्त होती है। गुण कहते हैं काव्य की शोभा करने वाले धर्म को। किसको कहते हैं? काव्य की शोभा करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। काव्य की शोभा अलंकार जो सिद्धांत के प्रकरण थे में आपने यही पढ़ा था कि डांडी ने अलंकार का लक्षण क्या किया था, काव्य की शोभा उत्पन्न करने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। पर वामन ने यही गुण क्या मान लिया उसको, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में कहा है इन्होंने ये अपने ग्रंथ में, शोभा उत्पन्न करने वाला धर्म गुण कहलाता है। वामन के अनुसार क्या है, काव्य की शोभा उत्पन्न करने वाला धर्म को क्या कहते हैं? गुण। और वामन के अनुसार अलंकार उसे कहते हैं जो गुण द्वारा उत्पन्न शोभा का वर्धक है। गुण और अलंकार में से वामन ने गुण को नित्य माना है और अलंकार को अनित्य माना है। किसको माना है वामन ने? गुण को नित्य माना है, मतलब ये जरूरी, और अलंकार जो वो अनित्य है। काव्य में गुण तो अनिर्वात विद्वान रहता है, पर अलंकार अनिर्वात विद्वान नहीं रहता। श्लेष आदि 10 गुणों का प्रतिपादन भी हम करेंगे, आगे देखते हैं। अलंकार शब्द से अभिप्रेत है, अनुप्रास, यमक, शब्दालंकार और उपमा, रूपक आदि अर्थालंकार। अब वामन के जो शब्द गुण और अर्थ गुण है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वामन समस्त शब्द गुणों और अर्थ गुणों का जो इनका है ये दिया हुआ है सारा, आगे देख लीजिए। 10 जो है ये आप ये देखिए, 10 इसमें शब्द गुण है और 10 ही इसमें अर्थ गुण है। तो आप ये आगे नेक्स्ट पेज पे होगा इसका।
अभी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ थोड़ा सा। ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, सुकुमार्य तथा और उदारता, अर्थ, व्यक्ति, कांति। फ्रेंड्स ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इनको नोट कर लेना। और फिर ओज में क्या होता है? ओज बंध की गाढ़ता को कहते हैं, गाढ़ बंधत्व मोज। प्रसाद, प्रसाद बंध की शिथिलता को शैथिल्यम प्रसाद। श्लेष किसको कहते हैं? महशीर्णता का नाम है। महशीर्णतत्व श्लेष बहुत से पदों का एक पद के समान भाषित होना महशीर्णता कहलाता है। समता का मतलब है मार्ग का आरंभ किया जाए, अंत तक उसका त्याग न करना। समाधि में क्या है? आरोह अवरोह उतार चढ़ाव से क्रम को करते हैं। आरोह अवरोह क्रम समाधि, अर्थात जहाँ आरोह के बाद अवरोह और अवरोह के बाद आरोह का क्रम निभाया जाए। मतलब पहले पहले ऊपर फिर नीचे, ये इसका क्रम निभाया जाए समाधि में, जैसे समाधि लगाते हैं। माधुर्य वहाँ होता है जहाँ पदों तो को पृथक रखा गया हो, पृथक पदत्व माधुर्यम। सुकुमारता क्या है? बंध के अकठोरता को कहते हैं। अजर ठटव। सुकुमार्यता और उदारता बंध की विकटता को कहते हैं। विकटव मुदारता, विकटता से अभिप्राय है पदों का नित्य करते प्रतीत होना। अर्थ, व्यक्ति, गुण, वर्ण, विषय की स्पर्शता का नाम है। अर्थ, व्यक्ति, हेतु, त्वमर्थ, व्यक्ति और कांति। कांति में क्या आएगा? बंध की उज्ज्वलता को कहते हैं औज्ज्वल्यम कांति। अब इस तरह शब्द गुण को केवल पाठ का धर्म नहीं माना, वे सर्वत्र ऐसे नहीं दिखाई देते। न पाठ धर्मा सर्वत्रादिष्टे। इसका आशय यह है कि किसी रचना में यदि समाधि गुण ना हो, किंतु फिर भी यदि कोई पाठक उसे आरोह अवरोह के क्रम से पढ़ने लगे तो वहाँ समाधि गुण नहीं माना जाएगा। जहाँ उतार चढ़ाव वास्तव में ही वहीं यह गुण माना जाता है। इस प्रकार अन्य गुणों के विषय में भी यही स्थिति है। अब अर्थ गुण देख लीजिए जो वामन ने बताए हैं। अर्थ गुण के जो 10 भेद है। ओज अर्थ की प्रौढ़ता है, अर्थस्थ पड़ी रोज। प्रसाद में क्या आएगा? इसमें अर्थ की विमलता को कहते हैं। सारे वही है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें उसका अर्थ के रूप में बताया गया है। सारे वर्ड वही हैं, जैसे ओज, श्लेष, समता। अब श्लेष किसे कहते हैं? घटना को, घटना श्लेष। यहाँ घटना से तात्पर्य है निम्नोक्त 4 तत्वों की शिलष्टता अथवा योग। अनेक क्रिया परंपरा, विदग्ध चेष्ट, प्रसिद्ध वर्णन शैली और युक्ति विन्यास। अर्थ में समता में क्या आएगा? अविषमता को अवैषम्य। समता 2 प्रकार की होती है, क्रम का ना टूटना और सुगमता पूर्वक अर्थ का समझ में आना। 5वां इसमें समाधि है। समाधि से अभिप्राय इसमें क्या होगा? अर्थ की दृष्टि से, अर्थ दृष्टि समाधि, इसके 2 रूप हैं। कवि की नवीन उद्भावना पर आश्रित, अन्य कवियों की उद्भावना पर आश्रित। मतलब जो कवि की खुद की रचना हो, नई नवीन रचना, और पुराने आचार्य से लिए दूसरी, वो उस पर आश्रित, मतलब उस वहाँ से उसने क्या लिया है। दोनों रूप स्फुट में भी होते हैं और अस्फुट में भी। माधुर्य उक्ति के वैचित्र्य का नाम है उक्ति वैचित्र्य माधुर्यम। सकुमारता कठोरता का अभाव है, अपौरुषेयम सोकुमार्यम। उदारता ग्राम्यता के अभाव को कहते हैं, अग्राम्यतव मुदारता। अर्थ, व्यक्ति कहते हैं वर्णीय पदार्थों के स्वभाव की स्पष्टता को। वस्तु स्वभाव स्फुट त्वमर्थ व्यक्ति है। कांति गुण वहाँ होता है जहाँ श्रृंगार आदि 10 रस दीप्त हो, दीप्त रसत्वम कांति। वामन संबंध शब्द गुणों और अर्थ गुणों पर हमने देखा, एक दृष्टि डालकर उससे हमने क्या अनुभव किया कि शब्द गुण और काव्य की जो वाक्य विन्यास है इसकी बनावट से संबंधित है। अर्थ गुण काव्य के अधिकांशतः बाह्य अर्थ अर्थात वाच्यार्थ से संबंधित है। अब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, शब्द गुण किससे संबंधित है और अर्थ गुण किससे संबंधित है। केवल अर्थगत कांति गुण ही ऐसा गुण है जो रस से काव्य के आंतरिक रूप से संबंधित है। जो अर्थ है वो बाहर से संबंधित है, और जो वाच्यार्थ से, और जो शब्द गुण है वो आंतरिक रूप से संबंधित है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। किसको माना है? वामन ने रीति को काव्य की आत्मा रीति को माना है वामन ने। ये याद कर लेना फ्रेंड्स। इससे मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया ताकि आपको याद भी हो जाए। वैसे आपको याद हो ही गया होगा जैसे मैंने बोला। रीति आत्मा काव्य, ये कहा है वामन ने, और हिंदी में काव्य की आत्मा को माना है, रीति को माना है कब वामन ने। अब ये देखिए जरा फ्रेंड्स, रीति सिद्धांत की जो खंडन किया गया बाद में, इससे स्वीकृति लगाई गई कि ये ऐसे नहीं, ऐसे, ये तो सब जगह चलता ही है, आलोचना वगैरह। सभी काव्य तत्वों के किसी न किसी रूप में समाहित करने के बावजूद रीति को काव्य की आत्मा मानना संभव नहीं है।
उन्होंने कारण क्या बताया कि वामन के मत से रीति इस काव्य का अनिवार्य साधन होते हुए भी अधिकांशतः एक बाह्य परक काव्य तत्व है। वस्तुतः काव्य की आत्मा वही काव्य तत्व बन सकता है जो कि काव्य का अनिवार्य साधन हो तो हो ही, साथ ही वह नितांत आंतरिक भी हो। आनंदवर्धन ने क्या कहा है इसके लिए? रीतियाँ तो उन लोगों द्वारा चला दी जाती है, रीतियाँ तो किसके द्वारा चला दी जाती है? जो ध्वनि जैसे अवर्णीय काव्यत्व को समझने से असमर्थ हो। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो आनंदवर्धन ने कहा इसको भी नोट करके इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही पद दे के आपसे पूछ लेंगे ये किसने कहा है रीति के लिए। आस्फुट स्फुटितम काव्य तत्व मेदत यथोदितम असवनु वधिव व्याकर्तु रीता संप्रवर्तितः। ध्वन्यालोक में कहा इन्होंने आनंदवर्धन ने। कुंतक ने भी कुछ इस प्रकार के स्वर कहे हैं। अजी हटाओ भी कौन रीति जैसी निसार वस्तु के साथ अपना मगज खपाए। तदल मनेन निसार वस्तु परिमल वैसेनेन। मम्मट और उनके अनुकर्मी विश्वनाथ ने वामन सम्मत सभी शब्दगत और अर्थगत गुणों का खंडन किया और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि कुछ गुण तो आनंदवर्धन द्वारा निर्दिष्ट माधुर्य, ओज और प्रसाद नामक इन 3 गुणों में अंतर्भूत हो सकते हैं, जैसे शब्दगत, श्लेष, समाधि, उदारता, प्रसाद और अर्थगति गुणों का अंतर्भाव प्रसाद गुण में कर सकते हैं। कुछ गुण दोषाभाव रूप होते हैं, जैसे शब्दगत सुकुमारता गुण परुषता दोष का अभाव ही है। उदारता गुण ग्राम्यता दोष के अभाव को ही कहते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा अर्थगत समता गुण अविषमता के अभाव का ही दूसरा नाम है। कुछ गुण गुण ना होकर कहीं दोष रूप हो जाते हैं, जैसे शब्दगत क्षमता गुण किन्हीं स्थितियों में दोष बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। रीति और गुण का अंततम संबंध बताया गया आपस में। मान्य स्वरूप क्या है इनका? रीति का अंतः मान्य स्वरूप, ये इसमें देख लेते हैं। अब ये देखिए, आनंदवर्धन ने रीति को संघटना, सम्यक घटना, रचना नाम दिया और इसे समास से संबंध मानकर इसके 3 रूप स्वीकार किए। कौन कौन से? असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा। संघटना माना इसको और कौन कौन से रूप दे दिए इसको, ये देखिए, असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा। उनके अनुसार संघटना का कार्य है गुणों के आश्रित रहकर रस को व्यक्त करना। आनंदवर्धन से ही प्रेरणा प्राप्त कर मम्मट और विश्वनाथ ने रीति का लक्षण भी प्रस्तुत किया। मम्मट नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति कहलाता है। मतलब रीति को उन्होंने वृत्ति बोला है, ये भी आप नोट करते जाना किसने किसको रीति को क्या बोला है। और विश्वनाथ पद संघटना को रीति कहते हैं। विश्वनाथ किसको रीति कहते हैं? पद संघटना को। यह अंग संस्था के समान है। काव्य पुरुष रूपक में इसकी स्थिति शरीर के अवयवों की बनावट के समान है और इसी रूप में रहकर वह रस का उपकार करती है। अब दोनों आचार्य जो 3 रीतियाँ मानी जिन्होंने, वैदर्भी, गौड़ी, आनंदवर्धन और विश्वनाथ ने, पांचाली, इन्हें क्रमश क्या मानते हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद के रचनागत स्वरूप के साथ संबंध किया इन्होंने। ये दोनों आचार्य जो रीति का उन्होंने क्या बताया? पदों की संघटना का नाम रीति है। ये 3 है जो कि क्रमश माधुर्य, ओज, प्रसाद गुणों के व्यंजक नियत वर्णों से रंचित होती है। क्रमश समास को रहितता, अधिकता और न्यूनता इनका बाह्य रूप है। शब्दार्थ के धर्म गुण पर आश्रित रहकर ये रीतियाँ रस की अभिव्यक्ति में साधक बनती है। मम्मट और विश्वनाथ ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली इन 3 रीतियों को माना। मम्मट विश्वनाथ ने किसको माना? वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली को 3 रीति माना। गुण का, अब ये नोट करते जाओ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बताती हूँ। जो इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। ये यहाँ पर है गुण का अंततः। अब देख लेते हैं आनंदवर्धन से पूर्व क्या क्या माना किसने। भरत मुनि ने गुणों को दोषों से विपर्यस्य कहा था। गुण दोषों से विपरीत होते हैं अथवा अन्यथा स्थित होते हैं अथवा उनके अभावनात्मक होते हैं। दंडी ने क्या कहा? दंडी के अनुसार दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होता है तो गुण काव्य की संपदा के लिए होता है। वामन ने के शब्दों में काव्य की शोभा करने वाले धर्म को गुण कहते हैं।
मम्मट और विश्वनाथ ने आनंदवर्धन प्रस्तुत उक्त धारणा का आधार ग्रहण कर गुण के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट किया। इन दोनों आचार्यों के मतानुसार कुल मिलाकर गुणों का स्वरूप इस प्रकार है। गुण रस का धर्म होने के कारण उसके साथ अचल भाव से रहता है और उसका उत्कर्षक मतलब साधक है। साथ ही वह गौण रूप से शब्दार्थ का भी धर्म है। इस लक्षण का विशेषण इस प्रकार किया जा सकता है, जिस प्रकार शौर्य आदि गुण आत्मा के धर्म है, उसी प्रकार माधुर्य आदि 3 गुण भी रस के धर्म है। रसयुक्त रचना में गुण की स्थिति अचल है। ओके फ्रेंड्स, रसयुक्त रचना में गुण की स्थिति अचल है, नित्य है। मतलब गुण रस के सदा उत्कर्षक अर्थात साधक होते हैं। जिस प्रकार शौर्य प्रमुख रूप से तो आत्मा का धर्म है भी मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए, किसी स्थूल काय किंतु कायर भी व्यक्ति को हम सूर कह देते हैं। उसी प्रकार गुण भी प्रमुख रूप से रस का धर्म है, किंतु साथ ही गौण रूप से शब्दार्थ का भी धर्म है और गुण के इसी रचना परक स्वरूप पर रीति आधारित है। गुण और चित्तवृत्ति में आनंदवर्धन ने गुण को प्रकारांतर से चित्तवृत्ति का पर्याय माना। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में कहा है कि माधुर्य गुण श्रृंगार आदि कोमल रसों से चित्त को द्रुत करता है। ओज गुण रौद्र आदि कठोर रसों से चित्त को दीप्त करता है। प्रसाद गुण सब प्रकार के गुणों में चित्त को करता है। आगे चलकर मम्मट ने भी काव्य प्रकाश में यही कहा। उक्त आधार पर माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों में चित्त की क्रमश यही 3 वृत्तियां स्वीकार की गई: चित्त द्रुति, चित्त दीप्ति और चित्त व्याप्ति। चित्त वृत्ति का पर्याय मानते हैं ये इसको गुण को, और ये केवल इसी स्थिति में ही रस का अचल और उत्कर्षक धर्म है। तो ये था फ्रेंड्स जो आचार्यों ने आनंदवर्धन और जो ये है इनका मम्मट, इनके बारे इन्होंने कहा है इसको रीति को और गुण को। चित्तवृत्ति का पर्याय माना इन्होंने इसको और उत्कर्षक धर्म माना। आनंदवर्धन और उनके अनुयायी मम्मट विश्वनाथ के अनुसार गुण की स्थिति एक और भी होती है। किसी रचना में कोमल वर्णों का प्रयोग होने पर वहाँ माधुर्य गुण माना जाता है। कठोर, अब आपको ये पता ही होगा फ्रेंड, जहाँ कोमल वर्ण होते हैं माधुर्य का मतलब ही कोमल होता है, और कठोर वर्णों का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ ओज गुण होता है। जैसे बहुत ज़्यादा कठोर शब्दों का आगे पता इसमें उदाहरण में बता दूंगी फ्रेंड्स मैं आपको। जहाँ कठोर शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ ओज गुण होता है, और जहाँ कोमल शब्दों का होता है वहाँ पर माधुर्य होता है। गौण रूप से शब्दार्थ अथवा रचना के धर्म माने जाते हैं, न कि रस के। इन्हीं रचनागत 3 गुणों के साथ वैदर्भिक, गौणी और पंचारी रीतियों का भी संबंध किया गया है। पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है इनका तीनों का। रस जो है, पहला रस, दूसरा चित्तवृत्ति, तीसरा गुण। रस का नित्य धर्म, चौथा है गुण शब्दार्थ का गौण धर्म, 5वां है रीति, 6ठा है वर्ण प्रतिकूलता नामक रस दोष। ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये निम्नलिखित तत्व हैं जो पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है इनका आपस में। अब इस चित्तवृत्ति का पर्याय गुण तो रस का नित्य धर्म है, किंतु वर्ण योग्यता से घोषित गुण शब्दार्थ गौण धर्म है। संघटना, रचना शैली, रीति प्रयोग के नियामक तत्व भी देख लीजिए। आनंदवर्धन ने संघटना के प्रयोग के संबंध में संघटना कहा है फ्रेंड्स रीति को, इन्होंने ये याद रखना। आनंदवर्धन ने जो है संघटना कहा है रीति को। क्या कहा है? संघटना। तो ये आप अच्छे से याद करना किसने रीति को क्या कहा है। और 4 इन्होंने नियामक तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है वक्तृ औचित्य, संघटना के लिए करा इन्होंने। वाच्योचित्य, विषयोचित्य और रसोचित्य। तो वक्ता, वाच्य, विषय और रस, इन चारों में को मिला के जो बनता है वो वही जो है समन्वित रूपी रीति कहलाता है, संघटना कहलाता है। अब इनका अलग अलग बताया गया है कि वक्त औचित्य क्या होता है। वक्ता स्वयं कवि अथवा कवि निबद्ध पात्र होता है। पात्र नायक होता है। नायक से इतर कोई अन्य पात्र होता है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये आता है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। धीरोदात्त किसे कहते हैं, धीरोदात्त कौन सा नायक होता है, तो आपको ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ये पूरे पैराग्राफ में है, ये ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या आता है, ये वक्तृ औचित्य में आते हैं ये चारों। धीरोदात्त,
धीर ललित और धीर प्रशांत। यूँ तो कवि अथवा पात्र प्रहार रस भाव युक्त कथनों का प्रयोग करते हैं, किंतु कभी कभी औचित्य के आधार पर उन्हें रस भाव रहित कथनों का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार इन सबके औचित्य के आधार पर असमझता, अल्प समझता तथा दीर्घ समझता संघटना का प्रयोग काव्य चमत्कार का साधक होता है। इसे फ्रेंड्स ये बताया नहीं गया है किस टाइप के होते हैं, बाद में पता चलेगा आपको। लेकिन ये जो जितने भी नायक के 4 प्रकार के होते हैं, नायक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। और नाम इनके बता दिए मैंने आपको चारों की। वाच्योचित्य जो होते हैं, यहाँ वाच्य से तात्पर्य क्या है, वर्णीय वस्तु अथवा कथानक। कथानक को औचित्य कहते हैं। यह अभिनय और अभिनय दोनों प्रकार का होता है। उत्तम, मध्य, अधम आदि सब प्रकार के पात्रों की प्रकृति के साथ संबंध रहता है इनका। इनके अनुरूप संघटना का प्रयोग समुचित है। तीसरा है विषयोचित्य, मतलब विषय क्या है, काव्य प्रकार किस प्रकार का है, कौन सा विषय है, किस पर कविता रची जा रही है। तो प्रबंध, मुक्तक, चंपू, दृश्य काव्य, कथा, आख्यानिका आदि इस तरह के ये सारे विषय हैं। किसी भी विषय पर हम कविता कर देते हैं, जैसे मुक्तक या प्रबंध काव्य, ऐसे। तो यही है विषयोचित्य। इन सब के औचित्य को ध्यान में रखकर संघटना का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणार्थ प्रबंध काव्य को विशेषतः महाकाव्यों की संघटना रचना शैली चाहे कितनी संघन हो, किंतु दृश्य काव्य में उससे बचना चाहिए। दृश्य काव्य में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, उससे बचना चाहिए। और इस प्रसंग में आख्यायिका और कथा नामक गद्य काव्य का उल्लेख करना आवश्यक है। आख्यायिका में सदा गाढ़ बंधता का प्रयोग होना चाहिए, चाहे श्रृंगार रस का वर्णन भी क्यों ना हो। और कथा में सदा मसृण रचना का प्रयोग करना चाहिए, चाहे रौद्र रस का वर्णन भी क्यों ना हो। कारण संभवतः यही है कि आख्यायिका का पाठक विशिष्ट वर्ग का व्यक्ति होता है और कथा का पाठक जो है सामान्य वर्ग का होता है। पर यह आदर्श स्थिति नहीं है। जैसे महाकाव्य होता है फ्रेंड्स, तो उसका जो नायक है वो होता है, वो सामान्य नहीं होता, वो विशिष्ट वर्ग का होता है। अब रसोचित्य में क्या आएगा, संघटना का प्रयोग रसानुकूल होना चाहिए। उदाहरण करुण, विप्रलभ, श्रृंगार, शांत और कोमल रसों में मध्यम समासा संगठन का प्रयोग समुचित है। और वीर, रौद्र, भयानक सभी आदि कठोर रसों में दीर्घ समासा रचना का। आनंदवर्धन का क्या अभिप्राय है इन चारों से, वक्ता, वाच्य, विषय और रस के अलग अलग रूप को नहीं, अपितु इनके समन्वित रूप को ही लक्ष्य में रखकर संघटना का प्रयोग शेषकर है। मतलब इन चारों को ही सामान्य रूप में रखकर, मतलब सबका उचित प्रयोग करना चाहिए। काव्य में इन्हें पृथक पृथक भी किया जा सकता है। यूँ समझाने के लिए इनका उक्त विभाजन कर दिया गया है। वामन सम्मत रीति एक विशेष प्रकार की पद रचना है जो गुणों से निर्मित होती है। इन गुणों में काव्य का शोभाकार सभी धर्म समाविष्ट हो जाते हैं, इनसे रीति बनती है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। वामन के ने रीतियों के स्वरूप निर्देश में समता बद्धता की ओर भी संकेत किया है। संभवतः इसी आधार पर आनंदवर्धन ने रीति के स्थान पर संघटना शब्द का प्रयोग किया है, केवल समाजबद्धता से संबंधित कर दिया है। और इसी संघटना शब्द को लेते हुए दूसरी ओर इसे गुणों से संबंध करने और साथ ही इसे रसोपकारिका मानने के उद्देश्य से मम्मट ने इसका नूतन लक्षण प्रस्तुत किया है। ऐसी पद संघटना रीति कहलाती है जो गुणों अर्थात गुण व्यंजक वर्णों पर आश्रित रहकर रस का उत्कर्ष करती है। विश्वनाथ के शब्दों में रीति रस का उत्कर्ष उस प्रकार करती है जिस प्रकार हमारी अंग संतान हमारी आत्मा का प्रकारांतर से उत्कर्ष करती है। जो आपको कथन बता रही फ्रेंड्स, अच्छे से शब्द पढ़ते जाइए, इनको अच्छे से कर लेना। ये इधर देख लीजिए, ये सारे हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किसने क्या कहा है रीति के लिए। अब रीति सिद्धांत जो है वो भारतीय काव्य शास्त्र की दृष्टि से मैं आपको बता चुकी हूँ। वामन को रीति सिद्धांत का प्रवर्तक माना गया है और इससे पूर्व जो भरत, भामा और डांडी रीति सिद्धांत के स्रोत उपलब्ध हो गए थे, उनसे मतलब उन्हीं का रूप लेकर उन्होंने अपना खुद का रीति सिद्धांत प्रवर्तक बन गए वो। और वामन सम्मत रीति का लक्षण क्या है, गुणों से युक्त विशिष्ट पद रचना रीति कहलाती है। यही है। गुण कहते हैं काव्य की शोभा करने वाले धर्म को। गुण 10 हैं जो कि शब्दगत भी है और अर्थगत भी। रीतियाँ 3 है, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। इसका सारांश दिया गया फ्रेंड्स इसमें, यह आप देख लेना। इसमें ये रीतियाँ विभिन्न गुणों का समावेश
से बनती है, क्योंकि इन गुणों में काव्य के विभिन्न शोभा कर धर्म साक्षात रूप से अथवा प्रक्रांतर से समाविष्ट हो जाते हैं। रीति काव्य की आत्मा है वामन के अनुसार। आनंदवर्धन ने वामन के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संघटना कहा है रीति को, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अब सारा ये मैं बता चुकी हूँ। अब आगे देख लेते हैं जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने रीति को शैली कहा है। शैली मतलब स्टाइल, रचना, वर्ण, योजना, संघटना आदि का ही दूसरा जो नाम है वो रीति है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र ने स्टाइल कहा है, इसको मैं बता चुकी हूँ आपको। शैली को जो विवेचन हुआ है, भारतीय काव्यशास्त्र रीति के ठीक अनुकूल तो नहीं है, पर उसके आसपास अवश्य है। इसका किंचित दिग्दर्शन प्रस्तुत है। जैसे प्लेटो ने क्या कहा है, मैं आपको अलग अलग बता देती हूँ इनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से कर लेना, सारा ये पेज अच्छे से पढ़ लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो पीडीएफ का लिंक दे दूँगी। आप इससे पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो से तो पहले ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। पहले समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद से पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से पता चल जाएगा। प्लेटो ने शैलियाँ 3 स्वीकार की है। कौन कौन सी फ्रेंड्स? प्लेटो ने कितनी करी है? सहज, सरल, विचित्र और मिश्र। इनमें से मिश्र को उन्होंने सर्वोत्कृष्ट माना है। किसको माना है? मिश्र को। सरल भी उपदेय है, पर विचित्र एक निकृष्ट शैली है जिसमें बालक अथवा हीन कोटि के जन रुचि लेते हैं। ये तीनों रूप क्रमश कुंतक, सम्मत, सुकुमार, विचित्र और मध्यम नामक गुणों के समानांतर माने जा सकते हैं। अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु का देख लीजिए। अरस्तु ने कहा है 2 मूल गुण माने इसके, स्पष्टता और औचित्य, विषय की उचितता। और 2 मुख्य भेद इसके हैं, साहित्य शैली और विवाद शैली। विवाद शैली के 2 उपभेद है, संसद की शैली और न्यायालय की शैली। शैली के भी 4 मुख्य दोष बताए हैं। समासों का अधिक प्रयोग, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, दीर्घ, अनुप्रयुक्त तथा अन्य अधिक विशेषणों का प्रयोग, दुरारूढ़ तथा अनुप्रयुक्त रूपकों का प्रयोग। तो ये इन्होंने कहा है अरस्तु ने। और भारतीय काव्यशास्त्र में गौड़ी रीति को समास बहुला कहा गया है, जो कि रौद्र, वीर आदि कठोर रसों के उपयुक्त है, किंतु श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों में इसका प्रयोग सदोष कहलाता है। शेष 3 दोषों को भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिपादित किसी न किसी दोष के समकक्ष रखा जा सकता है। अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी स्पष्ट अप्रयोग दोष है ही। मतलब कि जिसका जो अप्रचलित शब्द है, मतलब अभी जो हमको जिस वर्ड को हम जानते ही नहीं, अगर उसको हम काव्य में प्रयुक्त करेंगे तो वो भी क्या होगा? अप्रयोग दोष ही कहलाएगा उसका, काव्य का। अब सिसरो ने क्या कहा है? सिसरो का देख लीजिए, इस पैराग्राफ में है। उन्होंने 4 तत्व माने हैं। पहला है उपयुक्त शब्द चयन, स्पष्ट और मुहावरेदार भाषा, चुने हुए शब्दों के द्वारा सामंजस्यपूर्ण रचना। तो इस शैली के 4 उन्होंने माने हैं तत्व। कर्कशता रहित वर्ण गुंफ, इन्होंने शैली के 2 भेद माने हैं, ऐटिक शैली अथवा अर्थात सरल, और ऋजु, अनलंकृत और संयंत्र शैली। दूसरा क्या है? एशियाटिक शैली। ऐटिक शैली और एशियाटिक शैली ये 2 हैं, और एटिक शैली में आपको बता चुकी हूँ। एशियाटिक शैली का मतलब क्या है? अतिशय अलंकृत तथा चमत्कारपूर्ण शैली। इन्हें पढ़कर अनायास दंडी द्वारा प्रस्तुत वैदर्भ और गौड़ नामक काव्य मार्गों की स्मृति हो जाती है। अब होरेस का देख लीजिए, होरेस ने क्या कहा है? होरेस ने जो है काव्य शैली की विवेक सम्मत एवं स्पष्ट शब्द योजना की है। रामजाइनस के अनुसार काव्य की महान शैली से आत्मा की महती की प्रतिध्वनि है। इन्होंने शैली के 5 उद्गम माने हैं: धारणा की भव्यता, भावना की तीव्रता, अलंकारों का उपयुक्त प्रयोग, भाषागत अभिजात्य और पद रचना की गरिमा और उदात्य। बैन जॉनसन के अनुसार शैली का प्रमुख गुण क्या है? प्रसाद और प्रमुख दोष है। गुण है प्रसाद और प्रमुख दोष क्या है? क्लिष्टता, जिसके लिए व्याख्याता की आवश्यकता पड़े। हिंदी में इसकी क्रमश उदाहरण है, इधर मैथिलीशरण गुप्त की और उधर केशव की अधिकतर कविता। मतलब मैथिलीशरण गुप्त और केशव की जो कविता है वो क्लिष्टता से भरी हुई है, मतलब उनमें इसका दोष है, क्लिष्टता का, और प्रसाद का प्रमुख दोष है। अब वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है? काव्य भाषा के संबंध में मूल धारणा यही है कि काव्य में मानव की सहज भाषा का प्रयोग होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ के अनुसार फ्रेंड्स, ये वर्ड्सवर्थ क्या कहते थे कि वही भाषा यूज़ होनी चाहिए जो कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए और उसको अच्छे से उसका वो अर्थ ग्रहण कर पाए। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार यही है। और मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार क्या है? कौन सी भाषा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए काव्य का? शैली कौन सी होनी चाहिए? वो उदास शैली के समर्थक है। कौन सी शैली की? उदास शैली की।
कौन? मैथ्यू आर्नल्ड। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि यह भी अभिष्ट है कि काव्य का विषय और उसकी शैली दोनों उदात्त होनी चाहिए। और क्रोचे ने क्या कहा है? क्रोचे ने अभिव्यंजना का सिद्धांत भी दिया है इनका। मात्र अभिव्यंजना की पृष्ठपोषक है, वह उक्ति को महत्व देते हैं। किसको देते हैं फ्रेंड्स? उक्ति को। अर्थ के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वो सिर्फ उक्ति को ही स्वीकार करते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में ऐसा एकाकी रूप कहीं भी व्यक्त नहीं हुआ, ना अलंकार सिद्धांत में, ना रीति सिद्धांत में और ना ही वक्रोक्ति सिद्धांत में। यूरोप में भी इसे यथावत स्वीकार नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज रीति संप्रदाय। और आइए रिचर्ड्स के अनुसार भी देख लीजिए आप। आइए रिचर्ड्स के अनुसार क्या है, उन्होंने क्या कहा है रीति के बारे में। आइए रिचर्ड्स ने, शब्द या ध्वनि का प्रभाव जैसी कोई वस्तु नहीं होती। वस्तुतः कोई शब्द अपने आप में न क्रूप होता है न सुंदर। इसकी विषुरता परिस्थितियों के अनुसार ग्राह्य और अग्राह्य, रुचिकर एवं अरुचिकर, सुंदर और असुंदर बनती रहती है। इस प्रकार रिचर्ड ने क्रोचे की मात्र अभिव्यंजना को अस्वीकार करते हुए विषय के अनुरूप अभिव्यंजना के सौंदर्य को ग्राह्य और इसके सौंदर्य का अग्राह्य माना। भारतीय काव्यशास्त्र में यह धारणा रसानुकूल रीति प्रयोग के समकक्ष है। उदाहरण के लिए जो गौड़ी रीति और रस में गाया है वही श्रृंगार रस में ग्रहित है। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या माना है? रिचर्ड्स ने कहा है कि जिस समय के अनुसार शब्दों को लेना चाहिए, मतलब जो विषय के अनुरूप या शब्दों के अनुरूप, जो भी समय के अनुसार कविता रचने वाला जो कवि है वो अपने अनुसार ले सकता है शब्दों को। उन्होंने यही कहा है। और रीति अथवा इसकी समकक्ष शैली ऐसी शब्द योजना है जिसका प्रयोग वर्ण विषय के अनुकूल ही सुंदर होता है, अन्यथा नहीं। साथ ही यह रचयिता के व्यक्तित्व की भी खोतक होती है। तो ये कहा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार है, ये जो मैंने भी पढ़ा है। भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि से आदर्श रीति अथवा शैली के, मतलब रीति को पाश्चात्य में शैली कहा गया है कि 3 प्रमुख तत्व हुए: शब्द चयन, विषयानुकूल, मंजूल तथा गाढ़ पदबंध और स्पष्टता। यही माना गया है इन्होंने, इनके अनुसार दोनों को मिलाकर। तो फ्रेंड्स, ये था आज रीति संप्रदाय। आज मैं आपको रीति संप्रदाय फिनिश करा चुकी हूँ और कल हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं कल कौन सा संप्रदाय लेते हैं। ध्वनि संप्रदाय ले लेंगे कल। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और सारी वीडियो लाइन वाइज मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप शुरू करिए पढ़ना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले लेसन से स्टार्ट कीजिए। और हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने आदिकाल से स्टार्ट किया है, जो आदिकाल से शुरू है रामचंद्र शुक्ल का। आप उसको पढ़ेंगे शुरुआत से तो आपकी नॉलेज और बढ़ती जाएगी। और लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए। कहानी उपन्यास मैं सब डाल चुकी हूँ आपके जितने भी सिलेबस में है। अभी हमारी 3री इकाई चल रही है साहित्य शास्त्र। इसके बाद हम देखने कौन सी इकाई लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब तब तक के लिए बाय। जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।